So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So क्लास 11th इकोनॉमिक्स का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट चैप्टर है जो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हाँ, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है जो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है हमारी टीम ने, वो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। साथ में वन शॉट स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का ये लास्ट पोर्शन है 15th चैप्टर जो मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है बॉस, अगर आपको ये पूरा चैप्टर के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने इसके नोट्स अपलोड कर दिए हैं, जाकर डाउनलोड कर लो, फिर देखना शुरू करो ये पर्टिकुलर वीडियो। और किसी भी बच्चे को लगता है कभी भी कि मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर। तो भाई चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का मतलब है क्या, आओ जरा बच्चा पार्टी आसान भाषा में देखा जाए। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर आर सम एबल बॉडीड पर्सन। ये एबल बॉडीड पर्सन का मतलब क्या है? एबल बॉडीड पर्सन मतलब वो पर्सन जो काम करने के लायक है, काम कर सकता है। who have the ability to work and are willing to work at the prevailing wage rate but are not able to find any work which may yield them some regular income। उसे बोलते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो चीज जहां पर लोग तैयार हैं काम करने के लिए एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, और वो एबल भी हैं, उनको काम कर भी सकते हैं, तो भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको कोई रेगुलर काम नहीं मिल रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब इसका अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है हमारे देश के अंदर। आओ एक एक करके सब पढ़ते हैं। पहला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज एसोसिएटेड विद द डाउन स्विंग एंड डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। सुना होगा तुमने कई एक बार कि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी में ना बहुत लोज हैं, ठीक है ना, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन है। तो अगर इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बिजनेस साइकिल की वजह से जब बेरोजगारी आएगी, जैसे बोलते नहीं है कि यूएस में रिसेशन चल रहा है, वहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस चक्कर में अगर कभी भी जॉब जाएगी, जब रोजगार नहीं मिलेगा, उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अगला आता है बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन देयर इज लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। मतलब हमें लेट्स से 10 लेबर्स की जरूरत है और उससे ज्यादा लेबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, तो डिमांड और सप्लाई के बराबर बराबर ना होने पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन आती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर सब बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल do not get work because of limited job opportunities available। अब देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर एक दो बातें और तुमको समझने की जरूरत है। होता क्या है यार कि यार हमारे यहाँ ना लेबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती हैं, तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर आर सम वर्कर्स who have absolutely no work to do। ओपन मतलब ऐसे वर्कर्स जिनके पास कोई काम ही नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब संस्था के पास वर्कर्स से काम कराने के लिए कुछ काम ही नहीं है, उस चीज को बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द गिवन वर्क। भाई लेट्स से हमारे संस्था में 20 लोगों की आवश्यकता है, 20 लोग हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन हमने 40 रख रखे हैं, मतलब 20 लोग एक्स्ट्रा रख रखे हैं, तो उस केस में जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है? जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज्यादा को आपने रोजगार दे रखा है। अब आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसका ऑपोजिट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द एम्प्लॉयड पर्सन आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन एंड इनकम व्हिच इज लेस देन व्हाट दे आर रियली केपेबल ऑफ। भाई लेट्स से एक वर्कर केपेबल है, वो 100 यूनिट्स बनाएगा, लेकिन उससे कम वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है? इट्स रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द एम्प्लॉयड पर्सन आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन एंड इनकम व्हिच इज लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है
लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से योगदान नहीं दे रहे हैं, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। अब आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल गेट वर्क ड्यूरिंग सम डेज और मंथ्स ऑफ द ईयर बट नॉट रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एंड देयरफॉर दे आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द ईयर। अब जैसे अभी दिवाली थी, दिवाली के सीजन में जो लोग क्रैकर्स का बिजनेस करते हैं वो बाकी सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। किसी सीजन में रोजगार है, किसी सीजन में रोजगार नहीं है। अब सम स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखो तो एक और क्लास है हमारे यहां, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ये क्या होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पर्सन। पढ़े लिखे लोगों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में यही बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लेबर सेविंग्स टेक्निक्स। अब बहुत सारी कंपनीज यार रोबोट से काम करने लग जा रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं, लेबर सरप्लस है, लेकिन वो कहते हैं कि लेबर धीरे काम करेगा, उससे अच्छा रोबोट से काम करवाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करा लेते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के आने से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उसको बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप तुम्हें ज्यादा समझ में आया होगा। चले बढ़े अगले टॉपिक पर आ जाए। चलो बच्चे पार्टी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इन सिलेबस। नॉट इन सिलेबस, तो तुम इसको इजीली चेक ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना भाई? दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। सिमिलरली कंसीक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस। इसको भी तुम चेक ऑफ करके आगे बढ़ सकते हो। अब आते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। यार रीजन क्या है? ये चैप्टर बहुत छोटा सा यार, 10-15 मिनट का वीडियो होने वाला है, बस आराम से खत्म हो जाएगा। यार वो रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश में ना जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, वो बहुत स्लो हो रही है। जब हमारे देश में तरक्की धीरे धीरे होगी, ग्रोथ धीरे धीरे होगी, तो धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और लोगों की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ेगी और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वो धीरे धीरे हो रही हैं। इसकी वजह से हमेशा इन दोनों के बीच में गैप रहेगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी हैज बीन रादर लो। Rate of economic growth determines the rate at which new jobs are created. The job opportunities created under each 5-year plan have fallen short of the jobs requirements of the growing labor force. जितना ज्यादा लेबर फोर्स है उसके हिसाब से नौकरियां क्रिएट नहीं हो पा रही है, बिकॉज हमारे देश में जो ग्रोथ रेट है वो कंपैरेटिवली काफी लो है। अब लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर अगला पॉइंट है। एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। An important cause of unemployment in the agriculture sector is that growth rate of agriculture sector has been low and tardy. A low growth rate of the agriculture sector implies that the growth rate of employment in the agriculture sector has been low. अब एग्रीकल्चर सेक्टर भी बड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। अब लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जरा ये देखते हैं। Another factor responsible for unemployment in the country is the low rate of capital formation. Low rate of capital formation has hindered the growth of potentialities in the agriculture and industrial sector. Growth rate of agriculture and industrial sector has been hampered by non-availability of machinery, power, transport, and essential raw materials. Consequently, job creation capabilities of agriculture and industrial sectors have been affected adversely. कहना क्या चाहते हैं भाई? हमारे देश में क्या पैसे की कमी, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो मशीनरीज, जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। जब मशीनरीज और इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो सेक्टर ग्रो नहीं करता। जब वो सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो उस सेक्टर में रोजगार नहीं क्रिएट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये क्या कहता है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज आल्सो एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। दिस इज फॉर 2 रीजन। पहला रीजन देखना मेरे भाई, फर्स्ट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज डायरेक्टली एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय मेकिंग लार्ज एडिशन टू द लेबर फोर्स। इन अदर वर्ड्स, इट हैज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। अब इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है कि ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। सेकेंडली, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिड्यूस द रिसोर्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन।
अब तुम्हें पता होगा ना, जब ज्यादा लोग हमारे देश में रहेंगे तो ज्यादा कंजम्पशन भी तो वो करेंगे, तो ज्यादा रिसोर्सेस तो उनका पेट भरने में ही चला जाएगा। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। आते हैं यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमारे देश में अब धीरे धीरे लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज मशीनरी पर टैक्सेस कम हो रहे हैं, ड्यूटीज कम हो रही है, और मशीनरी से सामान बनाना सस्ता पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लेबर्स को रोजगार कम होता जा रहा है। आओ देखते हैं। वेरियस मैक्रो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव इनकरेज्ड द अडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस लेबर इन द कंट्री। लो इंटरेस्ट रेट्स, low tariff duties on imports of capital goods, various concessions given for investment, dependence on imported technology, etc., have made capital intensive techniques relatively more attractive. अब capital intensive technique से अगर सामान बनेगा तो लेबर्स तो बेरोजगार होंगे ही। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक समझते हो ना आप लोग, जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन मशीनरी से होता है, कम हैंडमेड प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। तो इन सब के पीछे कहीं ना हमारा एजुकेशन सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ यही रह गया था कि इस देश के लोगों को गुलाम बनाना है, तो क्लरिकल एप्टीट्यूड डेवलप कर दो। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया? चीजें याद करो, पेपर में लिख कर आओ, चीजें याद करो, पेपर में लिख कर आओ। तो मोर और लेस क्लरिकल नेचर जो था वो डेवलप किया गया हमारे डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। Our education system is also responsible for the problem of unemployment. The education system is still based on traditional liberal lines. It is not related to growing development needs of the country. It lays more emphasis on general education rather than vocational and technological education. It provides more of generalists such as clerks, lower level executives, and government servants rather than technocrats. It is फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यही रीजन है कि हमारे देश में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज उसको कोई स्पेशलाइज नॉलेज ही नहीं है, उसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब मेजर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक टॉपिक आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट को आप स्किप करो, और लॉन्ग रन रेमेडीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी आपको स्किप करना है, नॉट देयर इन द सिलेबस। ये आपके सिलेबस में है, जिसका नाम है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स पॉलिसी मेजर्स आफ्टर 1990। मतलब सरकार ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलने लग जाए। आओ जरा देखते हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY, ये स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है इन अप्रैल 1999। ये स्कीम कब लॉन्च की जाती है? इन अप्रैल 1999, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयड पुअर इन द रूरल एरियाज। जो लोग गरीब थे, जो रूरल एरियाज में रह रहे थे, उनको वेज एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत होती है इन द ईयर 1991। अगला आते हैं एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, EAS जिसको बोला जाता है। दिस वाज स्टार्टेड इन 1993 to provide additional wage employment opportunities for the rural poor. Again, गरीब लोगों के लिए जो गांव में रहते थे, living below the poverty line during the period of shortage of wages employment। मतलब उन लोगों के लिए था जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी पर जी रहे थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई जाती है। फिर आते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अगेन ये गांवों के लिए ही थी, जो लोग विलेज पे रह रहे थे। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2001 टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट अलोंग विद फूड सिक्योरिटी इन द रूरल एरियाज। नौकरी भी मिल रहा था, वेजेस भी मिलते थे, साथ में फूड सिक्योरिटी भी मिलता था, स्पेशली इन रूरल एरियाज। फिर आते हैं फोर्थ पर, द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी रोजगार मतलब द पर्सन हु आर लिविंग इन सिटीज, ठीक है ना। दिस केम इनटू ऑपरेशन इन 1997 to provide employment to the urban unemployed or underemployed poor persons living below the poverty line। इन लोगों के लिए जो शहर में रह रहे थे या BPL थे, उनके लिए ये योजना लेकर आई जाती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दिस वाज स्टार्टेड इन 1991 एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द रूरल पीपल। अब रूरल एरियाज में जो लोग रहते थे,
वो कैसे कैसे अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसके ऊपर जो योजना लाई जाती है इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, PMRY। ये क्या है? दिस वाज स्टार्टेड इन 2001 एंड 2, ठीक है ना। इट इज अ स्कीम एम्ड एट हेल्पिंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स इन एस्टैब्लिशिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स इन इंडस्ट्री, सर्विस एंड बिजनेस सेक्टर। ये एजुकेटेड लोगों के लिए लेके आया जाता है कि वो अपने आप को कैसे कैसे करके सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके इन द वेरियस एरियाज। फिर आते हैं स्किल के ऊपर फोकस अब हमारे देश में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करने पर दो पॉलिसीज लेकर आती है हमारी सरकार। पहली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भी लेटेस्ट एनडीए गवर्नमेंट में ये पॉलिसी आती है। दिस स्कीम्स एम्स एट प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म मीनिंगफुल industrial relevant skill based training to Indian youths and helping them in securing a job. PMKVY was launched in July 2015. It would ensure that the youths of India are trained for respective skills so as to earn better living thereby. मतलब लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए योजना लाई जाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एंड आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। मतलब जो लोग शहर में नहीं रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनको स्किल कैसे डेवलप की जाए, उसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना आती है। दिस इज प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर रूरल यूथ्स हु आर पुअर। 1.75 lakhs youths have been trained and 0.6 lakh of them were placed during 15-16 under this scheme। ठीक है ना। तो भाई यहां पर प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं रूरल एरियाज से जो लोग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए। तो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। इसके बाद अगला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस। सो एक छोटा सा चैप्टर था जो कि आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस इज डन। स्टैटिस्टिक्स के वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। लॉट्स ऑफ लव।